हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था के लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के दोष। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में सारी शक्तियाँ राज्य के पास ही केंद्रित होती है। इसमें राज्य को सर्वस्व माना जाता है तथा व्यक्ति को गौण समझा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इसमें कोई भी छूट नहीं होती है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, अपने विचारों की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की बिल्कुल भी छूट इसमें नहीं होती है। सर्वाधिकारवादी की कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सर्वाधिकारवाद की प्रजातंत्र पर विजय पशुता की मानवता पर विजय के समान है। यदि सर्वाधिकारवाद एक विश्वव्यापी विचारधारा बन जाए तो हम सभ्यता के युग से फिर बर्बर एवं अर्ध सभ्य जंगलीपन में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था एक निरंकुश शासन व्यवस्था के समान है, जिसमें सत्ता की सारी शक्तियाँ राज्य के पास ही केंद्रित रहती है और व्यक्तिगत अधिकारों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसमें बिल्कुल भी छूट नहीं होती है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के कुछ दोष हैं जिनको मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। इसका पहला दोष है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था मानवीय व्यक्तित्व में बाधक है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में राज्य ही सब कुछ होता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि इस व्यवस्था में सारी शक्तियाँ राज्य के पास ही केंद्रित होती है। व्यक्ति उसके आगे चेतनाहीन और गौण समझा जाता है। राज्य के समक्ष व्यक्ति को चेतनाहीन और गौण माना जाता है। व्यक्ति मात्र राज्य के हाथ की कठपुतली बन करके रह जाता है इस प्रणाली में, तथा वह राज्य और सत्ता के आदेश के अनुसार चलता है या उसके अनुसार नाचता है। इस प्रकार जहाँ व्यक्ति को राज्य के आदेश को आंख मूंद करके स्वीकार करना पड़ता हो, वहाँ उनके व्यक्तित्व या दृष्टिकोण का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था मानवीय व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही बाधक है ना। यहाँ राज्य साध्य होता है, मानवीय व्यक्तित्व का कोई भी मूल्य, मानवीय व्यक्तित्व कोई भी मूल्य या महत्व नहीं रखता है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का दूसरा दोष यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह प्रणाली बिल्कुल बाधक है। सर्वाधिकारवादी राज्य में व्यक्ति की निजी इच्छाएं भी राज्य के अधीन रहती है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वैचारिक स्वतंत्रता उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सर्वाधिकारवाद इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है। व्यक्ति राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि अपनी इच्छा से शिक्षक स्कूल में कोई नया विचार भी नहीं रख पाता। इस प्रकार की व्यवस्था में रेडियो, प्रेस, मीडिया तंत्र, साहित्य है ना, पत्र पत्रिकाओं, सिनेमा आदि पर सर्वाधिकारवादी राज्य का या सत्ता का निरीक्षण और नियंत्रण रहता है। डॉक्टर नोबिल्स कहते हैं कि ऐसे राज्य में प्रेस एक पियानो बना दी जाती है जिस पर प्रसार मंत्रालय अपनी इच्छित धुनें बजाते हैं। कहने का मतलब है इसमें ये व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिल्कुल विरोधी है। नेक्स्ट है इसका दोष सर्वाधिकारवाद अमानवीय तथा अनैतिक विचारधारा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बुद्धिजीवियों की कद्र नहीं होती है। कहने का मतलब है इसमें मनुष्यों की और बुद्धिजीवियों की कोई भी कद्र नहीं होती है। उनकी विचारों की, व्यक्तियों की भावनाओं की, उनकी अभिव्यक्तियों का इस व्यवस्था के अंतर्गत महत्व नहीं होता है। व्यक्तियों के साथ भी इस व्यवस्था में
वैसा ही व्यवहार या बर्ताव किया जाता है जैसा कि मूर्खों के साथ में, यानी कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ में भी सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में मूर्खों जैसा ही बर्ताव किया जाता है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत योग्यता और प्रतियोगिता का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों में निराशा का जन्म होता है। साथ ही शिक्षा और बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं होता। शिक्षा और बुद्धि का विकास प्रतिकूल होने का खतरा सदैव बना रहता है। ये एक मानवीय व अनैतिक दर्शन इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें राज्य के पास छल कपट, धोखा और मनमानी करने की खुली छूट होती है। नेक्स्ट सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का नेक्स्ट दोष ये है कि ये विचारधारा युद्ध तथा साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती है। सर्वाधिकारवादी राज्य अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, किंतु यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में युद्ध के बजाय शांति बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जिस तरह के हथियार बन गए हैं, बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम वगैरह, यदि युद्ध हो तो इन हथियारों का प्रयोग हो और संपूर्ण सृष्टि पर खतरा इन हथियारों के कारण मंडरा रहा है। इसलिए वर्तमान समय में युद्ध की बजाय शांति बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सर्वाधिकारवादी राज्य या शासन प्रणाली जनता को यही शिक्षा देता है कि मेरा देश चाहे सही हो या गलत हो, मुझे उसका हर हाल में समर्थन करना है। इस प्रकार की विचारधारा से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकसित होती है। अधिकांश सर्वाधिकारवादी समर्थक तो ये भी कहते हैं कि विश्व शांति कायरों की बात है, अतः ये व्यवस्था देश में लड़ने लड़ाने की शिक्षा देती है, युद्ध की शिक्षा देती है और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति इसका मेन उद्देश्य है ना, मेन विचारधारा है, जो आधुनिक युग में या वर्तमान समय में सही प्रतीत नहीं होती है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का अगला दोष इस प्रकार से है कि ये प्रजातंत्र को बहुत ही घृणित रूप में व्यक्त करता है, यानी कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था प्रजातंत्र के प्रतिकूल शासन व्यवस्था है। ये प्रजातांत्रिक विचारधारा की विरोधी शासन प्रणाली है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा प्रजातंत्र व उदारवाद की विरोधी धारणा है, लेकिन इस विचारधारा ने प्रजातंत्र के दोषों का बहुत ही घृणित व अतिरंजित रूप में वर्णन करके न सिर्फ उसके दोषों को उजागर किया है, बल्कि कल्पनात्मक शब्दों का भ्रमजाल भी ये पैदा करती है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में प्रजातंत्र को सड़ती हुई लाश कहते हैं, जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल भी उचित नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में अधिकतर देशों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली को ही बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रभावशाली शासन व्यवस्था या प्रसिद्ध शासन प्रणाली माना जाता है ना। सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को ही आधुनिक समय में माना जाता है और विश्व के अनेक देशों में, भारत सहित अनेक देशों में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम है। लेकिन सर्वाधिकारवादी व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत प्रणाली है। ये प्रजातांत्रिक विचारधारा की बिल्कुल विरोध है। उदारवाद का इसमें कहीं भी स्थान नहीं है। व्यक्तिगत, जैसे कि प्रजातंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों की छूट होती है, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता है। इसमें राज्य और सत्ता ही सर्वस्व होती है। संपूर्ण सत्ता राज्य के पास केंद्रित होती है और राज्य को कुछ भी करने का अधिकार होता है। व्यक्ति के पास में कुछ भी अधिकार नहीं होते हैं। व्यक्ति राज्य के विरोध बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। व्यक्ति को इसमें बिल्कुल गौण समझा जाता है, जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुछ भी हो, प्रजातंत्र
मानवीय मस्तिष्क की संपूर्ण देन हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समानता की बिल्कुल छूट होती है और विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में इतने सारे दोष है ना, और भले ही इन दोषों के बावजूद भी सरकारवादी व्यवस्था में कुछ गुण भी हो, है ना, जो देश काल और विशेष परिस्थितियों में हितकर व कल्याणकारी रहे हो, लेकिन फिर भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं मानी जाती है, लोकप्रिय शासन व्यवस्था नहीं मानी जाती है। लिंडसे भी कहते हैं कि यह हित उस मूल्य के सम्मुख कुछ भी नहीं है। कौन से हित? यदि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हो, अच्छी हो, कुछ गुण हो और जिनके कार्य कुछ राज्य के लिए या व्यक्तियों के लिए कुछ हित कर रहे हो, कल्याणकारी रहे हो, उसके बारे में लिंडसे कहते हैं कि ये हित उस मूल्य के समूह कुछ भी नहीं है जो जनता को उस हित के लिए चुकाना पड़ा है। वास्तव में देखा जाए तो सर्वाधिकारवाद एक बीते हुए युग की दोषपूर्ण विचारधारा है और इसे प्रजातंत्र का संतोषजनक विकल्प बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।